अब बिमल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। बिमल अंदर ही अंदर कांपने लगा थरथराकर। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। यह घटना बनाई भी जा सकती है, लेकिन इस वक्त इस सुनसान हाईवे के किनारे ये बातें जैसे बिमल के सीने पर बैठ गई हों। पार्क स्ट्रीट की चमचमाती रात, 9 बजे बज चुके हैं। पार्क होटल के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर ड्राइवर बिमल सिगरेट का आनंद ले रहा था। पार्क स्ट्रीट पर रात के समय अच्छा किराया मिल जाता है। खाली या ग्रुप में नशे में धुत लोग जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और घर लौटते हैं तो वे भी होते हैं। इसलिए अगर ज्यादा किराया भी मांगा जाए तो वे खास आपत्ति नहीं करते और यहीं पर कारोबार अच्छा चलता है। अगर कोई अमीर पार्टी मिल जाए तो दिन भर की मेहनत एक ही बार के किराए में पूरी हो जाती है। इन सब बातों को सोचते हुए सिगरेट पीते पीते बिमल अपनी गाड़ी के बाहर को पहुंचता रहता है। 40 की उम्र में भी उसके शरीर पर उम्र का खास असर नहीं दिखता। दिन भर की कमाई का नशा अब भी उसके सिर पर छाया रहता है। थक जाना उसकी आदत में नहीं है। 9:30 बजते ही धीरे धीरे रेस्टोरेंट से लोग कम होने लगते हैं। बिमल गाड़ी लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है और एलन पार्क के मुहाने पर बाईं ओर खड़ी कर देता है। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक मध्यम आवाज में लड़की कहती है, दादा क्या आप चलेंगे? बिमल मुड़कर देखता है। घुटनों तक पोशाक, रंग दूध जैसा गोरा, अत्यंत आकर्षक चेहरा। लड़की को देखकर बिमल के भीतर का पशु जैसे बेचैन हो उठता है। बिमल कहता है, हाँ मैडम बताइए, कहाँ जाना है आपको? दादा बसंती हाईवे के ऊपर जो लाइन से होटल है ना, वहीं पर। और होटल का नाम? लड़की फोन देखकर कहती है, मूनलाइट होटल। नाम सुनकर अचानक बिमल को कुछ याद आ जाता है। करीब 6 महीने पहले वह एक बार बसंती हाईवे की ओर गाड़ी लेकर गया था। उस रात भी ठीक 1 बजे एक लड़की उसकी गाड़ी में चढ़ी थी। लड़की का चेहरा याद नहीं है, मास्क था, शरीर भी ऐसा ही था। उस रात की घटना याद आते ही बिमल के मन में हलचल मच जाती है। लड़की के गहने और पैसे तो उसने वसूल ही लिए थे, अपनी मर्जी से जबरदस्ती शारीरिक इच्छा भी पूरी कर ली थी उसने। वह बात याद आते ही बिमल के इस शांत और गंभीर चेहरे के पीछे छुपा हुआ जानवर अचानक जाग उठता है, मानो उसके भीतर कोई तूफान सा उठ खड़ा हुआ हो। क्या आज भी ठीक कुछ वैसा हो सकता है? नहीं, बार बार सब ठीक नहीं है। अगर पुलिस के झमेले में फंसा तो फांसी हो जाएगी। एक पल के लिए यह सब सोचकर फिर कहता है, जाऊंगा, लेकिन मीटर से नहीं जाऊंगा, 1000 रुपये लगेगा। लड़की बेताबी से बोली, ठीक है, मैं दे दूंगी। कहीं से भी कोई कैब बुकिंग नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है, कोई भी इतनी दूर जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। अब चलिए दादा, मैं दे दूंगी आपको 1000 रुपये। बिमल मान जाता है। वह जानता है उसका इरादा तो कुछ और है। साइंस सिटी के पास से गाड़ी सुनसान बसंती हाईवे पर रफ्तार पकड़ती है। बिमल बात शुरू करता है, मैडम आपका घर कहाँ है? लड़की कहती है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं मेरी घर है, उसी होटल में। वहीं मुझे रहना पड़ता है। लड़की कुछ अजीब तरह से बात करती है। और कितना दूर है मैडम? अभी 1 घंटा और जाना होगा। बिमल का मन करता है कि गाड़ी की खिड़की बंद कर लड़की से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ले। उसके चेहरे के अंदर छुपा शैतान बार बार सिर उठाने की कोशिश करता है। बिमल खुद को काबू में करता है और किस जरूरत में फिर किसी झंझट में पड़ना। छोड़ो, 1000 रुपये बहुत है। काफी दूर तक गाड़ी चलाते चलाते बिमल की आंखों में हल्की नींद छा जाती है।
लड़की यह देखकर कहती है, दादा, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो एक बार रुक के चेहरे पे पानी छिड़क सकते हैं आप। जगह बहुत सुनसान है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान है। फिर भी बिमल हाईवे के किनारे गाड़ी रोकता है। चेहरे पर पानी डालना होगा, लेकिन साथ में तो कुछ भी नहीं है। दूर एक ट्यूबवेल को देखता है। आगे बढ़कर अच्छे से चेहरे पर पानी डालता है। पानी की बोतल भी भर लेता है। गाड़ी की ओर लौट आता है। अंदर आकर सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, सॉरी मैडम, असल में थोड़ा। कहते कहते मिरर की ओर देखता है। पीछे की सीट पर तो कोई नहीं है। बिमल खिड़की से बाहर देखता है। गाड़ी के आसपास कोई नहीं है। वो चली गई क्या, या फिर धोखा देकर भाग गई? इतना रास्ता तय करके बिना किराया दिए ही भाग गई। फिर भी इंसानियत के भरोसे ही ले आया था। और फिर कहते कहते बिमल गाड़ी का दरवाजा खोलकर हड़बड़ी में सामने की चाय की दुकान की ओर बढ़ जाता है। दुकान पर जाकर बिमल भाइयों से उस लड़की के बारे में पूछता है। भैया, क्या आपने उस गाड़ी की तरफ से किसी लड़की को इधर आते देखा है? ये नहीं भैया, हमने किसी को आते नहीं देखा। आप तनिक पीछे जाके देखिए दादा। बिमल उल्टी दिशा में तेजी से चलना शुरू कर देता है। कुछ 100 मीटर के भीतर ही सड़क के किनारे एक जर्जर पुलिस चौकी है। अगर गाड़ी चलाते हुए जाओ तो वह नजर में भी नहीं आती। अंदर टीन की छत के नीचे एक बल्ब जल रहा है और उसी रोशनी में एक आदमी बैठा बैठा ऊँघ रहा है। आगे बढ़कर बिमल आवाज लगाता है और पूछता है, सर, आपने क्या यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है इस तरफ? आदमी हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। कौन कौन? अरे भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन सी लड़की? नहीं नहीं, ठीक है सर। वैसे भी आप तो सो ही रहे थे, और क्या देखेंगे आप। जाने दीजिए, मैं देख लूँगा। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ भाई, क्या हुआ? वैसे भी उस रेप और डकैती के बाद से हर रात यही चल रहा है यहाँ पे। मेरा तो जैसे भाई सुकून ही छिन गया। बिमल सतर्क हो जाता है। 1 महीने पहले की बात याद आते ही वह खुद को संभाल लेता है। बिमल समझ जाता है क्या उसकी ही करतूत की बात हो रही है, लेकिन वह तो 6 महीने पहले की घटना है। तो फिर कई दिनों से क्या हो रहा है? और मत पूछो भैया, जब से यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, हर रात करीब 12:30 पौने 1 के बजे कोई यहाँ पे गाड़ी रुकता है। फिर मेरे पास वो ड्राइवर आता है एक लड़की की तलाश करते हुए। आपको मिला के करीब करीब 10-12 तो हो चुका होगा। सबका बस एक ही सवाल, कहते हैं पार्क स्ट्रीट से कोई एक लड़की उन लोगों के गाड़ी में बैठता है, फिर यहाँ पे आकर गायब हो जाता है। मैं तो अब थक गया उन लोगों को जवाब देते देते। अच्छा, वैसे भैया वो लड़की दिखने में कैसी थी? लड़की मतलब अच्छी लड़की थी। दूध जैसी सफ़ेद, छोटी कपड़ा पहने हुए और हाथ में महंगी मोबाइल और बैग। अच्छी थी। कह रही थी मून नाइट होटल जाना है, बस। जानते हो भैया, मुझे क्या लगता है, ये जरूर उसी लड़की की आत्मा है। उस रात उन लोगों ने उस लड़की को यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। किसी तरह उस लड़की ने यहाँ पर चलते चलते आई, फिर आके उस सड़क के किनारे जाके बेहोश हो गई। आपने तो देखा ही है यहाँ पे रात में कितनी भयानक से गाड़ी जाती है। उनमें से किसी एक ने शायद अंधेरे में देखा नहीं था। ओह दादा, बहुत ही भयानक हादसा था वो। तब से ही इस टूटे हुए पुलिस चौकी में पुलिस को तैनात किया जाता है। मेरा तो किस्मत ही खराब है पूरा। तभी से मेरा यहाँ पे ही ड्यूटी लग गया हुआ है। आप घर जाइए दादा, आपको वो कुछ नहीं करेगी। मुझे तो लगता है वो आत्मा उस दिन की उस ड्राइवर की ही खोज कर रही है।
जैसे ही मिलेगी उसकी गर्दन मरोड़ देगी। अब बिमल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। यह कहकर वह आदमी हंस पड़ा। बिमल अंदर ही अंदर कांपने लगा थरथराकर। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। यह घटना बनाई भी जा सकती है, लेकिन इस वक्त इस सुनसान हाईवे के किनारे ये बातें जैसे बिमल के सीने पर बैठ गई हों। उस दिन वही टैक्सी तो वही चला रहा था। बिना कुछ कहे बिमल जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। एक किलोमीटर चलने के बाद अचानक मिरर में देखता है कि पीछे की सीट पर बैठी लड़की एक तक मोबाइल में व्यस्त है। बिमल के देखने पर वह लड़की नजर उठाकर कहती है, कैसे हो विमल? अगले दिन वह गाड़ी पास की नाली में मुंह के बल गिरी हुई मिली थी। अंदर था खून से लथपथ बिमल का निःशब्द शरीर। पोस्टमार्टम ने कहा दुर्घटना में मौत हुई। अखबार में 1 बजे की एक छोटी सी खबर छपी, बसंती हाईवे पर आधी रात को कार दुर्घटना, नियंत्रण खोकर गाड़ी नाले में गिर गई, चालक की मौत हो गई। नींद खुलने के बाद कुछ सेकंड तक वही स्थिति थी। मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने एक जोरदार चीख सुनी थी। दरवेश को बुलाना व्यर्थ था। मैं कान लगाए सुनता रहा। अब कोई चीख नहीं थी, लेकिन बाहर कोई दबे गले से रो रहा था। किसी एक आवाज से मेरी नींद टूट गई, जैसे दरवाजा खुलने की आवाज। आंखें खोलकर देखा, कमरा अंधेरे में था। थोड़ा अजीब सा लगा। मैं तो अक्सर खिड़की खुली ही रखता हूं। क्यों खिड़की बंद करके सो गया था, कुछ पल सोचने पर भी याद नहीं आया। फिर अचानक सारी बातें याद आ गईं। तभी उठने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं सका। शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। सिर के अंदर खालीपन सा महसूस हो रहा है। प्यास भी लगी है, इसलिए उठना जरूरी है। याद आ रहा है कि कोने में कुझा पानी रख गए थे दरवेश साहब। कह गए थे अगर कोई दिक्कत हो तो बुला लेना, पास के कमरे में ही हूं। लेकिन आवाज देने की कोशिश करते ही महसूस हुआ गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। पता नहीं क्यों उस मनहूस बस में चढ़ गया था। इतनी भीड़ वाली बस में चढ़ने की आदत नहीं है, कर भी नहीं सकता। चाहता तो दोस्त के घर रात आराम से बिता सकता था। सुबह की बस तो सुना है खाली जाती है। फिर भी न जाने कैसी एक अजीब जिद मुझे घेर ली थी। शाम के वक्त जब ऊपर तक भरी हुई 5 मंजिला बस आकर रुकी तो मैं भी बेवकूफों की तरह धक्का मारकर घुस गया। सीढ़ियों पर कई लोगों के पैरों पर पैर रख दिया। वे लोग आपत्ति कर रहे थे। बस ने स्टार्ट लेकर बहुत तेज चलना शुरू कर दिया। ड्राइवर और कंडक्टर की उन लोगों के साथ झगड़ा झंझट चलता रहा। फिर किसी ने मुझे अचानक जोर से खींच लिया। चलती बस से मुझे खींचकर नीचे उतार दिया गया, यानी मैं उछलकर गिर पड़ा। शुक्र है कि मैं डामर पर नहीं गिरा। सड़क के किनारे मोटी घास पर गिरते ही मैं तुरंत बेहोश हो गया था। जब होश आया मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसके हाथ में एक अजीब सी एक आंख वाली लालटेन थी। लालटेन की रोशनी का रंग नीला था। ऐसी नीली ढकी हुई बत्ती लेकर किसी को घूमते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। रोशनी के पीछे मैं उस आदमी को धुंधला सा देख पा रहा था। वह दैत्य की तरह विशाल था।
उसने वह रोशनी मेरे पास रखकर गंभीर आवाज में कहा था, कौन हो तुम? तुम यहाँ सड़क के किनारे क्या कर रहे हो? कहीं तुमने नशा तो नहीं किया? इतनी तकलीफ में भी मुझे हंसी आ गई थी। नहीं नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ, बस से गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। क्या कहूं, वह आदमी मेरे पास झुकाया था, फिर उसने लालटेन उठाकर सिर से पांव तक मुझे देखकर कहा था, कहीं चोट तो नहीं लगी? खून वून तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हड्डी में चोट लग सकती है। पता नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। अब जैसे शरीर की हालत है तब भी ठीक वैसी ही थी। आखिर में उस आदमी ने मुझे दोनों हाथों से उठाया था। फिर से मैं बेहोश हो गया था। दूसरी बार होश में आने पर देखा कि मैं इसी कमरे में लेटा हूं, खाट पर बिस्तर के ऊपर। कमरे के फर्श पर एक हारिकेन रखा है और मेरी ओर देखकर एक नीला लंबा चौड़ा अलखल्ला पहने दरवेश खड़ा है। गले में लाल नीले पत्थरों की माला, आधे सफेद आधे काले बाल और दाढ़ी, ऊंची नाक, लालिमा लिए तीखी आंखें। उसके हाथ में एक गिलास था। मुझे आंखें खोलते देख उसने कहा था, ये लो, थोड़ा शरबत पी लो। जैसे ही उस शरबत की कुछ घूंट पी, उसकी तीखी खुशबू के साथ मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ने लगी। डरती हुई आवाज में मैंने कहा था, ये किस चीज का शरबत है? डरो मत, इसमें जहर नहीं है, दवाई है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पूरी तरह ठीक न भी हो सका, लेकिन उठकर बैठने की ताकत वापस आ गई थी। फिर उनसे कुछ देर बातचीत हुई थी। पता चला कि मैं एक विशाल मैदान के बीच एक तालाब के किनारे एक सुनसान दरगाह में शरण लिए हुए हूं। ईदाम मती बीबी की दरगाह। यहां एक तपस्विनी की कब्र है। उसके ऊपर एक पत्थर का कमरा है। उसी कमरे में दरवेश रहते हैं। दीदी वहां अगरबत्ती जलाकर साधना तपस्या जैसी कुछ करती हैं। यह कमरा बाद में ईंट से बनाया गया था। अगर कोई भक्त या कोई मुसीबत में फंस जाए तो उसे इस कमरे में रहने दिया जाता है। कुछ देर बाद दरवेश मेरे लिए खाना लाए। 2 मोटी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ देकर गए थे। उन्होंने कहा था, ये लो, मेहरबानी करके इसी से अपनी भूख मिटा लो। शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दरवेश ने आपत्ति की। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ खाना चाहिए। खाने से ही तुम्हें ताकत मिलेगी। अल्लाह की दया से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वरना चलती बस से गिर के कोई बचता नहीं। दरवेश के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। फिर वही आवाज हुई। बहुत पुरानी जंग लगी लोहे की किवाड़ खोलने जैसी आवाज, लेकिन कुछ दबा दबा सा। कम से कम प्यास बुझाने के लिए पूरी ताकत लगाकर उठकर बैठने की कोशिश की। फिर याद आया कि पाजामे की जेब में माचिस की डिब्बी है, सिगरेट भी है। पाजामा मैंने सिरहाने रखा था। बहुत मुश्किल से हाथ बढ़ाकर माचिस और पैकेट निकाल लिया। माचिस जलाकर घड़े के पास ले गया। सिर चकरा रहा है, अगले ही पल लग रहा है फिर से होश खो बैठूंगा। माचिस की तीली बुझ गई। अनुमान से पानी डालकर घूंट घूंट कर पी गया। फिर बिस्तर पर लौट आया, सिगरेट जलाई। तीसरी बार दरवाजा खुलने जैसा अजीब दबा हुआ शोर सुनाई दिया। फिर लगा बाहर अभी अभी जैसे तूफान आ गया हो।
आवाज बढ़ती जा रही थी। दोनों तरफ छोटी छोटी 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़की अचानक खुल गई। तूफान घर में घुस आया, हुंकार भरते हुए। मुश्किल से उठना ही पड़ा। खिड़की बंद करने के लिए उठकर खड़ा होने की कोशिश की। कुछ देर कोशिश करने के बाद दीवार पकड़कर खड़ा हो सका, लेकिन खिड़की किसी भी तरह बंद नहीं हो रही थी। कमरे के अंदर तूफान के साथ भूसा, धूल और मिट्टी घुस आई। बाहर के कमरे में घना काला अंधेरा छा गया, जैसे कोई जीव वहां भारी हलचल मचा रहा हो। फिर बिजली चमकने लगी। तब मैंने टूटी हुई आवाज में पुकारने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे का अंदाजा लगाकर मैंने कदम बढ़ाया और जैसे ही दरवाजा ढूंढकर उसकी कुंडी खोलने लगा, तभी कानों में फटी हुई आवाज में कोई बाहर सुर में गा रहा है, यह सुनाई दिया। इस तूफानी रात में सुनसान दरगाह पर दरवेश को अचानक गाने की इच्छा क्यों हुई, यह मैं नहीं जानता। दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा जैसे तूफान ने हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया हो। मैं बरामदे में जा गिरा। दांत भींचकर मैंने मन ही मन कहा, मुझे होश नहीं खोना चाहिए, दिमाग ठंडा रखना ही होगा। बरामदे के सामने बिजली की रोशनी में छोटा सा एक आंगन दिखाई दिया। दरवेश के कमरे की ओर दीवार पकड़कर बढ़ते हुए अचानक मेरी नजर पड़ी। एक सफेद झुलसी हुई मूर्ति और 3 महिलाएं, इसमें कोई गलती नहीं, उसके पास खड़ी थी। मैं डर से कांपती आवाज में चिल्ला उठा, कोई है वहां? फिर से मैंने उस मूर्ति को देखा, लेकिन इस बार वह इदारा की ओर झुकी हुई थी। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उस भयानक रात सुनसान दरगाह में उस विश्वास की नींव डगमगाने लगी। उधर उसी फटी हुई आवाज में गाना लगातार सुनाई दे रहा है। मैं बेतहाशा होकर फिर से दरवेश को पुकारने लगा। फिर मैंने दरवेश के कमरे के दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर दिया जल रहा है। काले 1 बजे वेदी के सिरहाने। दरवेश वहां नहीं है। यह हिस्सा तूफान के विपरीत दिशा में है, इसलिए कमरे में तूफान नहीं आ रहा है। उस लड़की को भूत मानकर मैं डरा हुआ प्राणी की तरह कमरे में घुस गया और कांपते हुए दरवाजा बंद कर लिया। वेदी ही कब्र है और शायद यह कुश्ती पत्थर से बनी है। फारसी में क्या कुछ लिखा है, लेकिन अगले ही पल मैं चौंक गया। वेदी के उस पार 3 खोपड़ियां रखी थी। धुंधली रोशनी में वे सिर बहुत डरावने लग रहे थे। इसी समय बाहर का वह गाना रुक गया और ऐसा लगा जैसे तेज बारिश शुरू हो गई है। फिर वह हैरान कर देने वाला बंद दरवाजा अचानक चरमराने लगा। फिर खुल गया। साथ ही वेदी का दीपक बुझ गया। दरवाजे के सामने वही नीली 100 लैंप हाथ में लिए दरवेश खड़ा है। वह उस रोशनी को कमरे के अंदर घुमाकर चुपचाप कुछ देख रहा था। फिर उसने उसे वेदी की ओर घुमा दिया। दरवेश ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी परछाई की आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। इतनी देर बाद जब उसके चेहरे की ओर देखा तो बुरी तरह चौंक गया। क्या यह किसी जीवित इंसान का चेहरा हो सकता है? उसकी नजरें कैसी अजीब, स्थिर और शून्य हैं। वह घुटने मोड़कर गुड़िया की तरह कब्र पर बैठ गया। बाहर बारिश का मौसम है।
आंधी की ताकत और बिजली की डरावनी आवाज। ऐसा लग रहा है जैसे धरती का आखिरी पल आ गया हो। इधर वेदी जैसी कब्र के ऊपर लंबी सी नीली आलू से धीरे धीरे अगरबत्ती के धुएं की तरह धुंधली या नीली कोई छाया गहराती जा रही थी। फिर नाक में तीव्रता से झोंका आया एक तेज खुशबू। वो खुशबू असहनीय लग रही थी, चेतना को सुन्न कर रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गया देखता रहा। उसी किनारे से वह लड़की जैसे हवा में तैरती हुई आ गई और धुएं जैसे दरवेश को चीरते हुए आगे बढ़कर वेदी पर स्थिर होकर खड़ी हो गई। वह सुंदर है या बहुत ठंडी या साधारण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वही बौद्ध मैं खो चुका हूं, लेकिन वह पूरी तरह नग्न है। मेरी तन्मयता टूट गई। दरवेश फिर से भारी आवाज में गाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सुर काफी मीठा और शांत था। नींद सी मदहोशी में वह कोई अनजानी भाषा का गीत गा रहा था। सुर अपरिचित था। कुछ देर बाद नग्न स्त्री मूर्ति वेदी पर खड़ी खड़ी अचानक मेरी ओर देखने लगी। वह अस्पष्ट स्वर में, बिल्कुल मानवीय आवाज में मेरी ओर उंगली उठाकर बोली, कौन है वो? नीली रोशनी बुझ गई। गहरा गहरा अंधेरा। बाहर तूफान और बारिश का समय चल रहा है। अंधेरे में एक हाथ आकर मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। फिर दरवेश ने मुझे खींचकर उठाया और एक थप्पड़ मारा। यह बात अपमानजनक थी, लेकिन उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि विरोध कर सके या रोक सके। उसकी जबरदस्त खींच में मैं लाचार होकर हवा में तैरता चला गया। इस दैत्य के सामने मैं बिल्कुल ही बेबस था। मैंने सोचा था कि वह मुझे तूफान और बारिश में बाहर फेंक देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह मुझे पास के कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। फिर डांटकर बोला, चुपचाप अपना खाना खाओ और कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोचने लगा, क्या यह सब किसी सपने में हो रहा है या उस तीखी शराब मिले शरबत के नशे में मैं ये सारी अजीब घटनाएं देख रहा हूं? लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह से होश में हूं। हालांकि शरीर में जबरदस्त कमजोरी के कारण सिर भारी हो रहा है। माचिस और सिगरेट का पैकेट जो बिस्तर पर रखा था, उसे ढूंढकर सबसे पहले लैंप जला लिया। फिर उसी खिड़की को बंद कर दिया। तब तक कमरे की फर्श पर काफी बारिश की छींटें आ चुकी थीं। बिस्तर का एक किनारा भीग गया था। सिगरेट पीते पीते उसी दृश्य के बारे में बार बार सोचता रहा। जो देखा वह असली था या काल्पनिक? सच में देखा था या यह सिर्फ तंत्रिका का खेल था? आखिरकार जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो लैंप बुझाकर लेट गया। बाहर तब तूफान और बारिश की तीव्रता काफी कम हो गई थी। थोड़ी देर बाद नींद ने मेरी आंखें भारी कर दी। कितनी देर सोया था मुझे पता नहीं। फिर किसी आवाज से मेरी नींद टूट गई। नींद खुलने के बाद कुछ सेकंड तक वही स्थिति थी। मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने एक जोरदार चीख सुनी थी। दरवेश को बुलाना व्यर्थ था। इसके अलावा उस आदमी की भूतिया हरकतें और मेरे प्रति उसका अजीब व्यवहार मुझे बेचैन कर गया। मैं कान लगाए सुनता रहा। अब कोई चीख नहीं थी, लेकिन बाहर कोई दबे गले से रो रहा था। बारिश की आवाज आ रही थी। निश्चित ही कहीं पास में कोई बड़ा पेड़ है। उसकी पत्तियों से पानी टपक रहा है। आंधी रुक गई है। बंद कमरे में दम घुटने लगा था। अब उठकर जाकर खिड़की खोल दी। बारिश टप टप गिर रही है। दूर दूर तक बिजली चमक रही है, लेकिन बादल गरज नहीं रहे हैं। रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। पांव दबा दबाकर सावधानी से चुपचाप दरवाजा खोला। फिर बरामदे में गए। बरामदा वैसे ही अंधेरे में डूबा हुआ है। रोने की आवाज कब्र के कमरे से ही आ रही है। चुपचाप कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा। वही नीली रोशनी लंबी होकर वेदी पर पड़ रही है। उसके बाद जो देखा
डर के मारे मैं पत्थर सा जड़ हो गया। इतना भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। वेदी पर सिर रखकर दरवेश चित्त होकर दोनों हाथ फैलाए लेटा हुआ है और उसका गला कटा हुआ है। सारा माहौल वैसे ही निस्तब्ध है। वह लड़की एक नग्न मूर्ति की वेदी के पास थी और वह दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके काले घने बाल आगे की ओर बिखरे हुए थे। दोनों घुटने मोड़कर थोड़ा झुककर बैठी वह विलाप कर रही थी। कुछ क्षणों तक मैं हैरान होकर खड़ा रहा। मेरा सिर घूमने लगा। समझ नहीं आ रहा था जो देख रहा हूं वह सपना है या हकीकत। क्या करना चाहिए यह मैंने सोचा भी नहीं था। डर के मारे मैं पत्थर की तरह उसे देखता रह गया। एक विशाल काली बिल्ली मेरे पास से कमरे में घुसी। बिल्ली चुपचाप आगे बढ़कर वेदी पर चढ़ गई और दरवेश के चेहरे को चाटने लगी। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। डर और बढ़ गया जब मैंने देखा कि वह दरवेश की गर्दन के कटे हुए हिस्से से खून चाट रही है। बिल्ली के अंदर आते ही लड़की की रोना बंद हो गया था। वह सिर उठाकर बिल्ली को देखने लगी। बिल्ली खून छाटते हुए कभी कभी अपना भयानक चेहरा उठाकर जैसे मुझे ही देख रही थी। इससे मेरी नसों पर बार बार झटका लग रहा था। असहनीय लगने पर मैं थोड़ा हट गया। इसी समय दाईं ओर मुड़कर मैंने एक और अजीब दृश्य देखा। अंधेरे में थोड़ी दूर पर अचानक तीनों रोशनी मिलकर एक हो गई और वह विशाल रोशनी एक पीले गोले की तरह तैरती हुई आकर स्थिर हो गई। फिर वह रोशनी बुलबुले की तरह कई हिस्सों में बंट गई। इधर आते देख मैं जल्दी से बगल के कमरे में जाकर घुस गया और दरवाजा चुपचाप बंद कर लिया। दरवाजे की दरार से मैंने झांक कर देखा। वे रोशनियां बुलबुले के झुंड की तरह थीं और इतनी चंचल कि गिनी नहीं जा सकती थीं। मैंने अनुमान लगाया 1 दर्जन से कम नहीं थी, लेकिन उन रोशनियों में जरा भी चमक नहीं थी। यानी वे किसी भी चीज को प्रकाशित नहीं कर रही थीं। वे रोशनियां नाचती हुई आकर बरामदे में चढ़ गईं और वे कब्र के कमरे में घुस गईं। कुछ मिनट बाद देखा लड़की वही नीली लालटेन लेकर बाहर निकली। अब उसके बदन पर साड़ी है। उसके पीछे पीछे कई सिलुएट जैसी आकृतियां मानो हवा में चल रही थी। क्या मैंने बिल्ली को देखा नहीं? वे अंधेरे में कहां गायब हो गए? तब मैंने लालटेन जलाकर बाहर निकला। कब्र के कमरे का दरवाजा खुला है। रोशनी ऊपर करके देखा, दरवेश की कटी हुई लाश वैसे ही पड़ी है। काली बिल्ली कोने में बैठी है। वह अपनी नीली चमकदार आंखों से देख रही थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। फिर वह तेजी से मेरे पास से निकल गई। वेदी के पास जाकर दरवेश के शरीर पर हाथ रखा। शरीर में कोई स्पंदन नहीं है, बर्फ की तरह ठंडा शरीर। अचानक उसी समय नजर उन तीनों मुर्दे के सिरों की ओर गई। तीनों सिर हिलना शुरू कर चुके हैं। हिलते हिलते वे गेंद की तरह मेरी ओर लुढ़कने लगे। अब और सहन नहीं कर सका। लालटेन उन्हें पर फेंक मारी। कांच टूट गया, तेल फैल गया और आग लग गई। उसी आग में वे तीनों सिर नाचते रहे। एक छलांग में मैं बाहर पहुंच गया। फिर अंधेरे में कैसे भागा कहना मुश्किल है। कितनी बार हाथ पैर फिसले। कीचड़ और पानी में कपड़े और शरीर सब भीग गए। सब कुछ कीचड़ से सना गया। थोड़ा आगे बढ़कर मैं एक धुंधली रोशनी से भरे मैदान में पहुंचा। बारिश रुक गई है। आसमान के दक्षिण पश्चिम कोने में एक टुकड़ा टूटा हुआ चांद निकल आया है। सामने पक्की सड़क दिखाई दे रही थी। वहां जाकर मैं घूमकर खड़ा हो गया। दरगाह का यह हिस्सा एक विशाल पहाड़ जैसा लग रहा है। काला हो गया है। समझ गया कि यह जगह घने जंगल से भरी है। सड़क पर पहुंचते ही हिम्मत बढ़ गई। चलता रहा। शरीर की वह कमजोरी अब नहीं रही। दूर एक जगह रोशनी दिखाई दे रही थी। याद आया उधर की वह छोटी सी बस्ती जहां से कल शाम बस पकड़ी थी। मैं रोशनी की ओर बढ़ता रहा।
मेरा दोस्त निशीथ राय चौधरी कृषि अधिकारी है। सुबह सुबह मुझे पानी और कीचड़ से सना भूत जैसी हालत में देखकर वह बहुत हैरान हो गया था। संक्षेप में मैंने उसे लगभग सब कुछ बता दिया। वह कुछ देर तक बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखता रहा, फिर बोला, नहीं नहीं, ठीक है, तू शांत हो जा। तू पहले बाथरूम में जा, नहा ले थोड़ा। अब मेरी बीवी अगर तुझे देखेगी तो डर जाएगी। कपड़े उतार कर नहाया और निशीथ का पायजामा पंजाबी पहनकर आराम से बैठ गया। तब तक सूरज निकल आया था। निशीथ चाय बनाकर लाया। चाय पीते पीते मैंने कहा, अब तो कमर में भी दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। निशीथ बोला, वो सब ठीक है, वापस जाके एक एक्सरे करवा लेना। लेकिन बात यह है, तू मती बीबी दरगाह में कल रात क्या कर रहा था? ज़रूर तूने कल रात तूफान बारिश के वक्त कोई बुरा सपना देखा होगा। क्या उसका मतलब? इसके अलावा तो इसका और कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। क्या कह रहा है तू? उस फकीर की लाश अब भी वहाँ पे मौजूद है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को जाके खबर कर देते हैं। तुझे अभी आराम की ज़रूरत है। वहाँ कोई रहता ही नहीं और कोई कमरा भी नहीं है वहाँ पे। बस एक कस्तूरी पत्थर की एक बेदी है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तू बस से गिर के बेहोश हो गया था। फिर होश में आने के बाद उस तूफान में शरण लेने के लिए तू ज़रूर दरगाह पे गया था, और चोट लगने की वजह से शायद तुझे बुखार भी आ गया था। और इसके बाद फिर से तू बरगद के पेड़ के नीचे जाके बेहोश हो गया था। असंभव, ये हो ही नहीं सकता। मेरा बैग अभी भी वही है। तू चल मेरे साथ। निशीथ हल्का सा हंसकर बोला, ठीक है, तेरा भ्रम दूर करना भी ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद हम लोग ब्लॉक की जीप लेके जाएंगे। मुर्शिदाबाद संताल परगना सीमा पर इस दरगाह का नाम है लोहागड़ा बरमाटी रोड। बरमाटी में रेलवे स्टेशन है। वहां से मेरे घर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए निशीथ की पत्नी से दूसरी बार विदा लेकर मैं निकल पड़ा। आप तो लौट ही आएंगे, लेकिन आपका दोस्त तो बहुत बहादुर है। देखना लड़की के चक्कर में दरगाह में ही ना रह जाए। पच्चीस मिनट में जाकर हमने सड़क के किनारे जीप खड़ी की और दरगाह की ओर कदम बढ़ाए। वो देख काली बिल्ली। काली बिल्ली टूटी फूटी विशाल चौक में बैठी है, पंजा उठाकर गाल खुजा रही है। चौक के बीचों बीच काले पत्थर की कब्र है। बिल्ली ने अपना पंजा नीचे कर लिया। वह मुझे देखने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह कब्र और उस पर फारसी में लिखा शिलालेख भी वही है। लेकिन इतनी खाली जगह में यह सब मौजूद है। उस पार एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मैंने आगे बढ़कर कीचड़ में गिरे अपने बैग को उठाया। इसी समय ड्राइवर ने थोड़ा धीरे से कहा, सर, सुना है यहाँ एक फकीर रहते थे, बाद में किसी ने उन्हें मार डाला था। किसी औरत को लेकर झगड़ा हुआ था। यह सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। मैं जल्दी से बोला, निशीथ, चल लौट चलते हैं। आ गया तू। जो भी इधर आता है उन सभी का मौत निश्चित है। और एक बार जो इस मृत्यु लोक के द्वार पे आता है वो लौट नहीं पाता। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में एक नया पार्क बनाया गया है। आकर्षक चमचमाता हुआ कृत्रिम जलाशय, उसके ठीक बगल में कैफे है। पार्क के बीच में एक छोटा फव्वारा है
और पार्क के पास ही एक बहुत बड़ा तालाब है। लोग कहते हैं पहले यह जगह जंगल और झाड़ियों से भरी हुई थी, लेकिन कुछ पुराने लोग अब भी याद रखते हैं यहां पहले एक पुराना श्मशान घाट था, जो 80 के दशक के अंत में थोड़ा समय पहले परित्यक्त हो गया था। खंभे के ऊपर आज भी कुछ जंग लगे साइन बोर्ड के फटे हुए कोने लटक रहे हैं। हालांकि उस घाट का नाम अब पढ़ा नहीं जा सकता। अगर किसी की अकस्मात मृत्यु होती थी तभी उस घाट पर मृत शरीर लाया जाता था। दाह संस्कार चुपचाप किया जाता था। काम खत्म होने के बाद लोग पास के तालाब में हाथ पैर धो लेते थे। लेकिन अब अगर कोई इस पार्क को देखे तो वह इसके इतिहास के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस कहानी की शुरुआत ठीक तब हुई जब इस पार्क के उद्घाटन के 3 महीने बाद एक के बाद एक लोग पार्क से गायब होने लगे। सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड, कहा गया वह नौकरी छोड़कर भाग गया है। फिर एक शाम एक किशोर, उसके बाद एक वृद्ध टहलने गए और फिर लौटे ही नहीं। पुलिस आई थी लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। सयंतन, एक मध्यम आयु वर्ग के स्कूल शिक्षक, पार्क के पास एक 2 मंजिला घर में रहते हैं। बहुत शांतिपूर्ण जीवन। हर दिन शाम को वह उसी पार्क में टहलने जाता है। वह इन अचानक गायब होने की घटनाओं के बारे में सुन चुका है, लेकिन इसके पीछे सही कारण अब भी अज्ञात ही है। एक दिन शाम के 6 बजे सयंतन ने पार्क में जाकर देखा कि लोगों की भीड़ कम हो गई है। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। न पक्षी थे न हवा थी, बस सन्नाटा। अजीब सी एक गंध थी, गीली धूप की तरह। साथ में कुछ सड़ी हुई चूहे या कीड़े मकोड़ों की बदबू भी थी। सयंतन चलते चलते पार्क के एक कोने में चला गया। वहां कुछ घास लगी खाली जमीन थी। बहुत कम ही कोई इस तरफ आता है। यहां से पास का तालाब साफ दिखाई देता है। पानी की सतह पर कछुरीपाना के ढेर जमा है। पार्क से बच्चों के गायब होने की घटनाओं के बाद से यहां बच्चों का आना जाना कम हो गया है। सयंतन ने पहले भी देखा है कि पार्क के इस हिस्से में जमीन पर घास एकसार नहीं है। कई जगहों पर ऊंचा नीचा है। वहां एक छोटा चौड़ा गड्ढा दिखाई देता है। सयंतन ने हाथ की टॉर्च जलाई। गड्ढे का मुंह घास से अधूरा सा ढका हुआ है। पार्क से दूर सड़क की बत्तियां तब तक जल उठी हैं। पार्क के बीच में इस तरह घास से ढका गड्ढा देखकर सयंतन काफी हैरान हुआ। थोड़ा और आगे बढ़कर देखने ही जा रहा था कि अचानक मिट्टी के अंदर से उठाया एक दबा दबा कराहने की आवाज। सयंतन चौंक गया और उसी के साथ उसके हाथ की टॉर्च घास भरी जमीन पर गिर पड़ी और उसी के साथ ठंडी सर्द हवा का झोंका। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सयंतन ने टॉर्च जमीन से उठाकर उस गड्ढे के मुंह पर रोशनी डाली। वो कराहने की आवाज रुक गई। गड्ढे के मुंह से घास और झाड़ियां हटाने पर गड्ढे का मुंह साफ दिखाई देने लगा। सयंतन ने टॉर्च जलाकर नीचे झांका, लेकिन रोशनी गड्ढे के तल तक नहीं पहुंच रही थी। सयंतन ने ध्यान नहीं दिया था। आसमान में बादल छा गए थे और पार्क पूरी तरह सुनसान था। दूर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी मध्यम पड़ गई थीं। सयंतन ने जैसे ही गड्ढे के मुंह से टॉर्च की रोशनी हटाई, फिर से वही कराहने की आवाज सुनाई दी। साथ ही और भी आवाजें आईं। बहुत घने और गहरे अंधेरे से आती हुई अजीब सी
दबी हुई हिंसक सी आवाज। आ गया तू। जो भी इधर आता है उन सभी का मौत निश्चित है, और एक बार जो इस मृत्यु लोक के द्वार पे आता है वो लौट नहीं पाता। सयंतन गड्ढे के सामने से तेजी से हट गया। सिर उठाकर देखने पर भी वह समझ सका चारों ओर की अंधकार और भी घना हो गया है। गड्ढे के अंदर से सुनाई देने वाली वह आवाज ये किसी इंसानी दुनिया की नहीं थी। सयंतन अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने टॉर्च को मजबूती से पकड़कर पार्क के गेट की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, और ठीक उसी समय सामने एक और गड्ढे के मुंह पर उसका पैर फंस गया और वह घास के मैदान पर गिर पड़ा। गिरते ही हाथ की टॉर्च बुझ गई। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। सयंतन ने दोनों हाथों का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की। तभी उसने देखा पार्क की जमीन असंख्य छोटे छोटे गड्ढों से ढकी हुई थी, और हर एक गड्ढे के मुंह पर चमक रही थी एक जोड़ी खून जैसी लाल आंखें। सयंतन ने पूरी जान लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी और गड्ढे से एक जोड़ी कंकाल जैसी हाथों ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। सयंतन ने चीखकर बचने की आखिरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत साल पहले जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी, जिन्हें उसी श्मशान घाट में दफनाया गया था जिसके ऊपर अब पार्क बना है, वे सब उस मृत्यु लोक के गड्ढे से एक एक करके बाहर आ रहे हैं। आसपास कहीं भी इंसान का कोई निशान नहीं है। वे सयंतन के शरीर को धीरे धीरे गड्ढे के अंदर खींचते हुए ले जा रहे हैं। एक एक बूंद करके बारिश शुरू हो गई। लोगों की नजरों से दूर उसका शरीर मृत्युलोक के गड्ढे की गहराइयों में खो गया। अगले दिन सुबह सयंतन को घर में न पाकर उसका नौकर पड़ोस के लोगों को बुला लाया। सयंतन कल से लापता है। आखिरी शाम वह घर के पास के पार्क में टहलने गया था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। पुलिस आई, चारों ओर खोजबीन की गई, लेकिन कहीं भी सयंतन का पता नहीं चला। सिर्फ पार्क के कोने में कुछ मध्यम आकार के गड्ढे दिखाई दिए। वे गड्ढे जंगली घास और झाड़ियों से ढके हुए थे, और ठीक उनके बगल में पड़ी थी एक टॉर्च। सच में डर गए? रात 9 बजे घर लौटकर मंत्री कुबेर दत्त अपने कमरे में आराम से बैठ गए। आज पूरे दिन बहुत काम था। पुलिस की देखरेख में कुछ मामूली बातें थीं। मंत्री बनने के बाद उनके हाथ में काफी सत्ता आ गई है। इसी के साथ उनकी सिफारिश पर कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में बहुत से लोगों को नौकरी मिली है। हालांकि काम के बदले उन्होंने मोटी रकम भी ली है। श्यामल ने हाल ही में कॉलेज पास किया था और स्कूल में नौकरी मिली थी। कठिनाई और तंगी की जिंदगी में यह नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। ज्वाइन करने से पहले कुबेर दत्त ने श्यामल को बुलवाया
कमरे में घुसते ही उन्होंने श्यामल का स्वागत किया और सोफे पर बैठाया। फिर उन्होंने सीधे लेन देन की बात की। देखो बेटा, मेरा हिसाब एकदम सीधा है। तुम मुझे 5 लाख ला के दोगे और 2 दिन के बाद मैं तुम्हें ऑफर लेटर दे दूंगा। कुबेर दत्त की बात सुनकर श्यामल के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। उसने कहा था, लेकिन सर इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा सर? मुझे ये नौकरी की सख्त जरूरत है सर। देखो बेटा, नौकरी अगर तुम्हें चाहिए तो ये एकदम सही लेन देन होगी। इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। श्यामल उस दिन घर लौट आया था। वह पैसे का इंतजाम भी नहीं कर पाया था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसकी नौकरी कुबेर दत्ता के करीबी एक आदमी को मिल गई है। उस समय श्यामल अपना आपा नहीं रख सका। उसने फांसी लगा ली थी। साथ ही वह एक सुसाइड नोट लिख गया था जिसमें कुबेर दत्ता और उसके कारनामों की सारी बातें लिखी थीं। पानी इतनी दूर तक जाएगा यह उसने सोचा भी नहीं था। उस समय जमानत पाने के लिए पसीना बहाना पड़ा था। 1 हफ्ते बाद जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। लेकिन कुबेर दत्ता जानते हैं इस मामले का निपटारा नहीं होगा। इसलिए 1 हफ्ता चुपचाप गहरे पर्दे में रहकर उन्होंने फिर से अपनी वही गतिविधियां शुरू कर दी थीं। कुबेर दत्ता ने टीवी चालू किया। हिंदी फिल्म देखते देखते जैसे ही वह सोफे पर लेटे ही थे, तभी कॉलिंग बेल बज उठी। इतनी रात को फिर कौन आया और चौकीदार ने अंदर क्यों आने दिया? मुख्य गेट पर गार्ड है, बहुत इमरजेंसी ना हो तो इतनी रात को किसी को अंदर आने देने की बात नहीं है। कुबेर दत्ता ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि 25-26 साल का एक युवक खड़ा है। उसकी शर्ट बारिश के पानी से भीग गई थी और हाथ में एक बड़ा बैग था। कुबेर दत्ता ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं उस लेन देन के मामले में आया था। मुझे आपने कहा था बाद में आने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं इस टाइम पे आ गया सर। कुबेर दत्ता ने लड़के को ध्यान से देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा और लेन देन के बाद से तुम क्या कहना चाहते हो? हाल ही में पुलिस केस झेलने के बाद कुबेर दत्ता अब इन सब कामों में थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। अक्सर मीडिया के लोग इस तरह भेष बदलकर स्टिंग ऑपरेशन करने आते हैं। लड़के ने जवाब दिया, सर क्या हम लोग अंदर जाके बैठ सकते हैं? मेरे हाथ में जो बैग है उसमें आपका पूरा रकम है। कुबेर दत्ता ने पैसे की बात सुनकर एक बार बैग की ओर देखा। उसके पास कितने ही लोग लेन देन के लिए आते हैं, सबको याद रखना तो मुमकिन नहीं है। उन्होंने दरवाजे से हटकर रास्ता दे दिया। ठीक है, आओ अंदर आओ। जैसे ही लड़का कमरे में घुसा, कुबेर दत्ता ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर तेज बारिश हो रही है। लड़का भीगे कपड़ों में कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने बैग नीचे उतारकर पास में रख दिया। कुबेर दत्ता सोफे पर बैठकर पूछने लगे, कितने पैसे लाए हो? तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। किस सिलसिले में आए थे तुम? लड़के ने गला साफ करके कहा, पहले आप उस नौकरी के बारे में कुछ बताइए। आपने कहा था कि 5 लाख देने पर मुझे मेरा ऑफर लेटर मिल जाएगा, उसका क्या हुआ? कुबेर दत्ता ने भौहें सिकोड़कर लड़के को देखा। कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा है। वह सोफा छोड़कर खड़े हो गए और बोले, क्या क्या? निकल जाओ, अब कोई भी लेन देन नहीं होगा।
तुम्हें अंदर आने दिया वही बहुत बात है। निकल जाओ तुम यहाँ से। लेकिन लड़का कुर्सी छोड़कर नहीं उठा। ठंडी आवाज में बोला, रुकिए रुकिए सर, आपने तो कहा था 5 लाख देने पर ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। मुझे ये लेन देन अभी करना है, इसी वक्त। कुबेर दत्त इस बार थोड़े झुंझलाकर बोले, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम अभी जाओ, नहीं तो मुझे सख्ती करना पड़ेगा। लड़का जरा भी परेशान हुए बिना बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आप एक बार इस बैग को ज़रा देख लीजिए, इसमें 5 लाख है। अगर लेन देन की बात आज हो जाती तो मैं चैन से सो सकता था। पैसों की बात आते ही दत्त कमजोर पड़ जाते हैं। लड़का 5 लाख रुपए साथ लेकर आया है, ऐसे घर की लक्ष्मी को ठुकराना क्या सही होगा? कम से कम बैग खोल के एक बार देख लीजिए ना कि लेन देन ठीक से हो रहा है कि नहीं। लड़के ने बैग की चेन खोलना शुरू कर दिया। कुबेर दत्त थोड़ा आगे बढ़कर लड़के के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर लगातार बारिश हो रही है। लड़के ने बैग की चेन खोलकर बैग को कुबेर दत्त की ओर बढ़ा दिया। एक हाथ से बैग को थोड़ा खोलते ही कुबेर दत्त चौंक उठे। बैग से दूर हटने की कोशिश में उनके पैर उलझ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। कमरे में हल्की रोशनी चल रही है और उस रोशनी में साफ दिखाई दे रहा है बैग के अंदर एक नर मुंड पड़ा है। कुबेर दत्त कुछ कहने से पहले ही लड़का कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं श्याम हूँ। पिछले महीने ही आया था मैं आपके पास। आपने कहा था 5 लाख लेकर आओ तो फिर ऑफर लेटर मिलेगा। मुझे पैसे जुगाड़ करने में कुछ देर हो गया। उस बैग के अंदर मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है। आप इसे रख लीजिए और इसके बदले अगर मुझे एक नौकरी मिल जाती तो। कुबेर दत्त अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तुमने तो आत्महत्या कर ली थी। ठीक से बताओ, असल में कौन हो तुम? लड़का हंसते हुए बोला, क्या हुआ? आप डर गए क्या? आप सच में डर गए? उस बैग के अंदर मेरा कंकाल है। मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। घर में पूरी माँ है, लेकिन आपने जो लेन देन की बात की थी, हाँ, जिसके वजह से आपके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मुझे तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आ गया आज लेन देन करने के लिए। कुबेर दत्त का दम घुटने लगा है। कमरे की हवा अचानक कैसी भारी और घुटन भरी हो गई है। कुबेर दत्त ने एक बार आखिरी कोशिश की बाहर दरबान को आवाज देने की, लेकिन वे नहीं कर सके। वे सिर जमीन पर टिकाकर गिर पड़े। रंजीत लगभग 20 साल बाद गांव लौटा। पहले तो वह रास्ते में कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर भी किसी तरह घर के सामने तक पहुंचकर उसने अपने पैतृक घर की जर्जर हालत देखी। उनके घर के पीछे वाले तालाब में पूरा जलकुंभी भरा हुआ था। दीवारें गिर चुकी हैं, कुछ कमरों की छत भी नहीं है। और उनके आंगन का वह बड़ा बीमार पेड़ ने और भी शाखाएं फैला ली हैं और एक विशाल छाते की तरह खड़ा है।
उसकी जड़ें सीमेंट से बनी सड़क को चीर कर निकल गई हैं। इस दोपहर में भी आंगन में अंधेरा छाया हुआ है। रंजीत कुछ देर तक उस ओर देखता हुआ खड़ा रहता है। केष्ट, उसका एक चचेरा भाई, पास ही रहता है। यहां आने से पहले रंजीत ने केष्ट को खबर दी थी। केष्ट उसके साथ घर देखने आया है। उसके चेहरे की हालत देखकर केष्ट ने कहा, दादा तुम कहीं और रहने का बंदोबस्त करो। यहाँ की हालत तो तुम देख ही रहे हो, यहाँ कैसे रह पाओगे? अरे पागल, यहाँ मैं कहाँ रहूँगा और कोई मुझे रहने नहीं देगा, यहाँ तक कि तेरा बाप भी नहीं। केष्ट ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। रंजीत ने कहा, मैं इसी घर में रहूँगा, कुछ नहीं होगा मुझे। सिर्फ सांप के बिल का डर है, इसलिए थोड़ा कार्बोलिक एसिड डाल देना होगा। तू बस एक काम कर, बाजार से जाकर कुछ सामान ले आ, तब तक मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और इस पेड़ को काटना पड़ेगा, जब तक ये ज़मीन और घर बिक नहीं जाता। इस पेड़ से काट के जो पैसा आएगा उससे थोड़ा काम बन जाएगा। केष्ट ने इस बार आपत्ति जताते हुए कहा, नहीं नहीं दादा, इस पेड़ को मत काटना। तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार होने के बाद उसका राख लाकर यहीं पर ही अर्पित किया गया था, इसलिए इस पेड़ को अभी काटना ठीक नहीं होगा। रंजीत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? राख यहाँ पर क्यों अर्पित किया गया था? चिता बहुत ही मुश्किल से जलाई गई थी, इसलिए पुरोहित महोदय ने कहा आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। फिर उन्होंने कहा था कि मृत शरीर के लाश जल जाने के बाद उसकी राख को यही पेड़ के नीचे आके अर्पित कर देना। तभी से ही ये पेड़ जैसे बहुत ही बढ़ गया है, इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं और जड़ को फैला लिया है। तुम्हारे पिताजी यहीं पे ही है, इसी पेड़ के आसपास। चुप करो तुम, ये सब फालतू की बातें मत करो। और वैसे भी ये ज़मीन जब बिक जाएगी, इस पेड़ को वैसे ही काट दिया जाएगा। और मेरे पिता वैसे भी शराबी थे, कोई अच्छे इंसान नहीं थे। वो बाजार से लाखों का कर्ज लेके बैठे थे वो, और उसमें फिर कैसी शांति। अगले दिन रंजीत बाजार गया एक लकड़हारा ढूंढने के लिए, लेकिन कहां, क्या? कोई भी उस घर में जाने को तैयार नहीं होता। सबका मानना है कि उस पेड़ को काटना पाप होगा। पूरा दिन घूमने के बाद भी किसी को तैयार न कर पाने पर रंजीत थक कर घर लौट आया। घर आकर देखता है ऊपर वाले महाशय उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने रंजीत को देखकर कहा, बेटा तुम उस पेड़ को मत काटना। अगर तुम उस पेड़ को काटते हो तो ये बहुत ही बड़ा अशुभ होगा। उस पेड़ की जड़ों के साथ तुम्हारे पिताजी का संबंध है, तुम उसे काट नहीं पाओगे। रंजीत ने उपेक्षा से कहा, मेरे पिता कोई अच्छे इंसान नहीं थे, आप तो जानते ही है। उन्हीं की वजह से हम लोगों का आज ये हाल हो चुका है। इतने दिनों से मैं आ भी नहीं सका यहाँ पे, इसलिए कृपया आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे रोकिए मत। पुरोहित महाशय ने और कुछ नहीं कहा। जाते समय बस इतना बोले, बेटा तुम जिस रास्ते पे चल जा रहे हो उस रास्ते पे मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बस अपना ख्याल रखना। ये सब सुनकर रंजीत को बहुत गुस्सा आया। वह बस बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं याद रखूंगा। उस दिन घर लौटकर रंजीत ने 1 बजे शराब की बोतल खोल ली। कल रात की तरह जागते रहना नहीं चलेगा। बोतल
बोतल खत्म करके नशे में डूबकर सो जाना ही उसका लक्ष्य था। रात का समय था, करीब 1 बज रहा था। बोतल खत्म होने को थी। ऐसे ही समय में रंजीत की नजर दीवार की ओर पड़ी। उसके पिता की छड़ी दीवार पर टंगी हुई थी। उस पर जंग लग गया था। रंजीत को कई साल पहले की बात याद आ गई, जिस दिन उसके पिता के मरने की खबर उसके पास आई थी। उस दिन भी काम से लौटकर रंजीत इसी तरह 1 बजे बोतल खोलकर बैठा था। गांव आने का तो उसने सोचा भी नहीं था। मन ही मन उसने सोचा था, बूढ़ा मर गया, जान बच गई। ऐसे ही समय बगीचे में कोई आवाज सुनकर रंजीत ने खिड़की से बाहर की ओर सिर निकाला। उसे लगा पेड़ के नीचे जैसे कोई बैठा हुआ है। उसके भीतर का गुस्सा यह पहियों के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ। रात के इस समय उसके आंगन में घुसने की हिम्मत किसने की? अगर वह उसे मिल गया तो वह उसे मार डालेगा, रंजीत। और वह चिल्लाया, कौन है वहां पे? जो भी यहाँ पे आया है चला जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। रंजीत ने मन ही मन सोचा, जो भी था वह उसके डर से भाग गया था। फिर से बोतल की ओर ध्यान दिया। इसी समय उस दांत की ओर देखते ही रंजीत के भीतर का गुस्सा फिर से बाहर आ गया। बदनाम मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रहा है। पेड़ काटने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है, और अगर ये सारी बातें फैल गईं तो इस घर की कीमत तेजी से गिर जाएगी। नशे की हालत में रंजीत के सिर पर खून चढ़ गया। वो चिल्लाकर बोला, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आज खुद ही ये पेड़ काट दूंगा। यह कहकर लड़खड़ाते हुए उठकर दीवार की ओर चला गया। फिर एक झटके में दीवार से दांत को खींचकर नीचे उतार लिया। उसे हाथ में लेकर वह बाहर के आंगन में निकल आया। आज आंगन में चांदनी उतर आई है। अशुद्ध पेड़ की पत्तियों के बीच से वही चांदनी आंगन पर जैसे एक अल्पना सी बन गई है। लड़खड़ाते हुए दीवार को ऊंचा उठाकर पकड़े हुए रंजीत पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अचानक किसी चीज के चरमराने की आवाज सुनकर रंजीत पीछे मुड़ा। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। कोई जानवर या जीव कहां चला गया? लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, जो देखा उसे देखकर रंजीत जैसे जड़ हो गया। उसका खून जैसे पानी हो गया है। सामने ही एक विशाल घने पेड़ की जड़ में बैठे हैं रंजीत के पिता। क्या हुआ? रुक क्यों गए? जो काम करने आए थे वो काम करो। अब क्या हुआ? रुक क्यों गए? अगर पेड़ काटना ही है तो काट डालो। पिताजी, आप यहाँ पर कैसे? चुप करो, ये सब तो तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले ही तुमने बाजार से उधार लेकर सब कुछ अपने अय्याशियों में बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि तुमने अपनी मरी हुई माँ की गहने को भी बेचने में हिचकिचाया नहीं। सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया और अब आए हो इस आखिरी बची हुई जमीन को बेचने। तुम्हारी हिम्मत को दाद देने पड़ेगी।
मुझे दिन रात घर से दारों की गालियां सहनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये घर और जमीन बचाया था। तुम मुझे भी बेचने आ गए, पर इस बार मैं खुद पहरा देने के लिए यहाँ पे हूँ। मैं कभी भी इस घर को बिकने नहीं दूंगा। रंजीत की नशा उतर गई है। उसे समझ में आ गया है, वह फंस गया है। वह जल्दी से हाथ का कुल्हाड़ी फेंककर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। रंजीत के पिता हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला मैंने। तब तुम्हें शक्ति से नहीं पकड़ा था। तुम मुझे कर्जे में डाल के सब कुछ चोरी करके भाग तो गए, और यही तक तुमने रोका नहीं। तुमने गांव वालों के सामने मुझे जलील किया है। मुझे चोर, जुआरी, शराबी साबित करके तुमने मुझे बदनाम कर दिया। सबने मुझे अलग कर दिया। कोई भी मेरे पास नहीं आता था। बुढ़ापे में मैं भूखे प्यासे मर गया। तब एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें। तब तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब घबराकर रंजीत उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते ही वह जड़ों में पैर फंसाकर गिर पड़ता है। उसे लगता है कि जड़ें उसके पैरों में और भी कसकर लिपट रही हैं।